जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं गोविंद, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा बाय प्रेम सर। जैसा आप सबको पता है, अग्निवीर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं आपके लिए स्टडी जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ। अपना पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का नेपोलियन व कविराज कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या रामगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का नेपोलियन व कविराज कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन व कविराज किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो अपना दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा कौन सा है? ध्यान से देखना, सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा कौन सा है? ऑप्शन देखो, करो या मरो, मारो फिरंगियों को, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा है, ध्यान रखना। और करो या मरो ये नारा किसने दिया? ये दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। मारो फिरंगियों को ये किसने कहा था? ये कहा था मंगल पांडे ने। ठीक है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मैंने आपको चारों ऑप्शंस के जो आंसर है वो लिखवा दिए हैं, और कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आपको बस रेडी रहना। ठीक है दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब बच्चे क्या करेंगे, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है देखते ही ऑप्शन देखेंगे, भारत रत्न, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र देखते ही इस पर राइट आंसर करेंगे। तीसरा चौथा ऑप्शन तो पढ़ेगा ही नहीं, परमवीर चक्र करते ही राइट आंसर करके आ जाएंगे, पर उनको ये नहीं पता ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, आप माइनस में चले जाओगे। क्योंकि परमवीर चक्र है ना सबसे बड़ा पुरस्कार है, पर वो है ना सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए मैं आपको राइट आंसर बताता हूं, देखो ध्यान से देखना, परमवीर चक्र मत करके आ जाना। सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होगा वो है भारत रत्न। क्या होगा? भारत रत्न। और अगर आपसे इसे पूछ ले सैन्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो उसका आप आंसर करके आओगे परमवीर चक्र। क्या करके आओगे? परमवीर चक्र। ध्यान रखना, भूलना मत, याद रखना, ऐसे नहीं परमवीर चक्र का आ जाओ गलत हो जाए आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, भारत रत्न करके आना आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखो ऑप्शन देखो इसके, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नई दिल्ली, या ऑप्शन डी बेंगलुरु। कहाँ है सेबी का मुख्यालय? सेबी का मुख्यालय, इसका राइट आंसर होगा मुंबई। क्या होगा राइट आंसर? मुंबई। स्थापना कब हुई थी? 1992 स्थापना पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष पूछ सकता है, वर्तमान अध्यक्ष ध्यान रखना, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे बताओ जल्दी। माधवी, पुरी, कुछ। ठीक है दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है, आपको रेडी रहना है। और एक दो महत्वपूर्ण और है, मैं दिखा देता हूं, बता देता हूं आपको। ठीक है, आपसे अगर पूछ ले डीआरडीओ का, ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और अगर पूछ ले आपसे इसरो का, इसरो का कहाँ है? वो है बेंगलुरु में। ठीक है, अगर आप डीआरडीओ से पूछ ले, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डीआरडीओ का अगर मुख्यालय पूछ ले वो है नई दिल्ली से, अगर आपके बेंगलुरु का मुख्यालय पूछ ले वो है, बेंगलुरु में मुख्यालय पूछ ले वो है इसरो का मुख्यालय। ठीक है, इनकी स्थापना देख लो, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। 15 अगस्त 1969 में किसकी स्थापना हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी। इसके अगर आपसे अध्यक्ष पूछ ले तो अध्यक्ष लिखा देता हूं, क्या पता पूछ ले। इसके वर्तमान अध्यक्ष है एस सोमनाथ। ठीक है, और इसके पूछ ले समीर वी कामंत। ठीक है,
कुछ भी पूछ ले आपसे, जरूरी नहीं है कि यही पूछे। अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे, आपसे इसका मुख्यालय कहाँ है वो पूछ सकता है, वर्तमान अध्यक्ष पूछ सकता है। तो ध्यान से पढ़ के जाना, गलत नहीं करके आना आपको। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड से कौन से ब्रिगेडियर का संबंध था? देखो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड से कौन से ब्रिगेडियर का संबंध था, ये की कर दिया यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, का संबंध था। देखो आंसर इसके, देखो ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है जनरल डायर, और ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी एक डेट इंपॉर्टेंट है, आप डेट याद रखना, डेट पूछ सकता है, बार बार पूछता है। 13 अप्रैल 1919। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ये बार बार पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और ये कहाँ है? ये पड़ता है अमृतसर में, अमृतसर का पंजाब। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जगह भी पूछ सकता है, जगह बार बार पूछी जाती है, डेट बार बार पूछी जाती है। हाँ, हत्याकांड से कौन से ब्रिगेडियर का संबंध था? बताओ आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जनरल डायर। ठीक है दोस्तों, जनरल डायर। और इसका आपने बदला किसने लिया था? उधम सिंह, मूवी देखी होगी आपने, वहां पे जाके, जहाँ ये रहता था लंदन, वहां जाके और अपने जो है हत्याकांड हुआ था, इसने अपने जो सैनिक थे वहां पे कुछ ऐसे बाग था, वहां पे जन समारोह हो रहा था, तो उसने ऑर्डर दे दिया था गोलियां चलाने के लिए, तो बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए थे, तो इसका बदला लिया था उधम सिंह ने। एक मूवी है, देखना टाइम मिले तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। महर्षि दयानंद सरस्वती एक महान हिंदू धार्मिक सिद्धांत और सुधारक और संस्थापक थे। बताओ, महर्षि दयानंद सरस्वती एक महान हिंदू धार्मिक सिद्धांत सुधारक और संस्थापक थे। ऑप्शन देखो अपने, आर्य समाज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्मा समाज, रामकृष्ण मिशन, या इनमें से कोई नहीं। देखो ध्यान से देखो, राइट आंसर क्या होगा इसका? महर्षि दयानंद सरस्वती किसकी स्थापना की, सिद्धांत सुधारक और संस्थापक, किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के। किसके? आर्य समाज के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्य समाज। ठीक है, और वर्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और रामकृष्ण मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। वर्मा समाज भी बार इंपॉर्टेंट आता है, बार बार आता है, रामकृष्ण मिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? किसने लूटा था सोमनाथ मंदिर? कहाँ है सोमनाथ मंदिर? यह पड़ता है गुजरात में। कहाँ है सोमनाथ मंदिर? यह है गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन देखो, अब राइट आंसर क्या होगा इसका? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, नादिर शाह, या फिर चंगेज खान। किसने लूटा था सोमनाथ मंदिर को? बताओ जल्दी। ये लूटा था महमूद गजनवी, इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ मंदिर है उसको लूटा था। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ का मंदिर, और बहुत ही इतने खतरनाक तरीके से लूटा था कि सारा धन दौलत सब कुछ ले गया था ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है किस वर्ष लड़ा गया था? डेट पूछिए पानीपत के तीसरे युद्ध की, किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए 1761, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1526, या फिर ऑप्शन डी 1556। किस वर्ष लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध? बताओ। इसका राइट आंसर बता देता हूं मैं, ऑप्शन ए है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। और किन किन के मध्य लड़ा गया था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। इसमें हार किसकी? मराठाओं की, और अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध जीत लिया था। यही पूछ सकता है पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था, तो अहमद शाह अब्दाली ने जीता था, यह भी ध्यान रखना। और पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लो आप। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना,
पानीपत का पहला युद्ध वो हुआ था 1526 में, और दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1526, और 1556 में हुआ था दूसरा युद्ध, ठीक है। और ये किन किन के बीच हुआ था? पहला युद्ध ये हुआ था बाबर और दिल्ली का इब्राहिम लोदी, दिल्ली पे शासक था इब्राहिम लोदी का। दिल्ली पे किसका शासक था उस टाइम? इब्राहिम लोदी का। जब बाबर ने हमला किया था दिल्ली पे, तब इब्राहिम लोदी दिल्ली के गद्दी पे बैठा था, तो बाबर ने युद्ध जीता था, बाबर ने युद्ध जीत लिया था उस टाइम। और बाबर ने फिर उस युद्ध के बाद बहुत सारे युद्ध जीते थे भारत में। और 1556 दूसरा युद्ध ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसने जीता था? यही पूछ सकता है आपसे, ये जीता था अकबर, ठीक है। ये हो गया बाबर, और ये हो गया, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है, डेट दे दे कि युद्ध किसने जीता था, प्रथम द्वितीय तृतीय, वो सारे लिखा दिए मैंने, सारे इंपॉर्टेंट है, प्रथम द्वितीय और तृतीय, ठीक है, याद रखना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हाँ, अपना अगला क्वेश्चन देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अपना अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ, आंसर बताओ इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, इसमें कोई वो नहीं है। देखो 1602, 1600, 1605 या 1598 कब हुई थी इसकी स्थापना? बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1600, ठीक है, ध्यान रखना, राइट आंसर 1600, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन देखो अपना, सरदार सरोवर योजना किस नदी पे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो। सरदार सरोवर योजना पूछ ले आपसे, सरदार सरोवर बांध पूछ ले आपसे, ध्यान रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही बात है। देखो मैं आपको है ना, इसके पहले ऑप्शन देख लो आप, नर्मदा, रावी, कृष्णा या गंगा, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, ये क्वेश्चन बार बार आता है, और हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए और आपको 1 नंबर या 2 नंबर जो भी है जितना आपके वो आपको मिल जाए, ठीक है। देखो सरदार थोड़े ना नर्म स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं सरदार? सरदार जो होते हैं वो थोड़े नर्म स्वभाव के होते हैं। अब नर्म से क्या, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बताओ? नर्म से मिल रहा है नर्मदा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा। सरदार नर्म स्वभाव के होते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हल्का फुल्का याद आ जाएगा ऑप्शन देख के, बाकी याद तो आपको रहना ही चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि देखो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर रहा है और आपने उससे गोली की तरह आंसर निकल गया ना मुंह से उस टाइम, तब तो आपकी तैयारी बेस्ट है, आपका सिलेक्शन पक्का होना है। और अगर आप बोलोगे थोड़ा थोड़ा ऑप्शन देख के यार आ रहा है, तो फिर वो आता रहेगा, फिर वहाँ पे याद नहीं आता वो, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि क्वेश्चन आते हुए भी अपने गलत हो जाते हैं, तो फिर ऑप्शन देख के तो याद आना मुश्किल ही है, इसलिए एकदम परफेक्ट याद होने चाहिए। बाकी थोड़ी बहुत ट्रिक काम आ जाती है कभी कभार, आपके भी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है बताओ? बहुत फेमस मंदिर है सूर्य मंदिर, भारत में है एक सूर्य मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है सूर्य मंदिर, बताओ कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखो इसके, गुजरात, कोणार्क, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी तमिलनाडु। भारत में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है बताओ? इसका राइट आंसर होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहाँ पड़ता है ये बताओ? ये भी पूछ सकता है आपसे। यह पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है उड़ीसा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत फेमस मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और उड़ीसा में एक और मंदिर है जगन्नाथपुरी का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, लिख लेना। और गुजरात में एक महत्वपूर्ण मंदिर है, वो भी क्वेश्चन में अपने पहले थोड़ी देर पहले किया ही था अपन ने, सोमनाथ वाला, जिसने वो महमूद गजनी लूटा था, क्वेश्चन आया ना अपने पहले सोमनाथ का, ये भी इंपॉर्टेंट है। और केरल में एक मंदिर है इंपॉर्टेंट, और एक तमिलनाडु में भी है, बता देता हूँ, बहुत सारे मंदिर है। केरल का जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो है सबरीमाला का, ठीक है। और जो तमिलनाडु में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मंदिर है वो है मीनाक्षी मंदिर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत फेमस मंदिर है ये, क्वेश्चन में बार बार आते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेना, याद कर लेना, इनको नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में। वैसे आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त होगी, आशा करता हूँ, क्योंकि एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हैं, 3 से 4 दिन बचे हैं, तो बेहतर तैयारी होगी आपकी। आपकी जो बेहतर तैयारी है उसमें ये और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लो। गुजरात की राजधानी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, तो आपको एक चुटकियों में कर दोगे। पर देखो
अब आपने अपने ढंग से पढ़ाई की है, तो अगर आप मान लो आपने ये क्वेश्चन भूल ही गए तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा कर सकते हो, क्योंकि देखो पणजी और आइजोल ये दोनों तो क्या आसपास ही नहीं है, गुजरात में नहीं है, तो इसकी राजधानी कहाँ से हो जाएगी, ये तो हम काट सकते हैं। अब बचा अहमदाबाद और गांधीनगर, इनमें से एक है, तो बताओ गुजरात की राजधानी क्या होगी, गांधीनगर इसका राइट आंसर है। अब ये पणजी किसकी राजधानी है, ये है गोवा की, पूछ सकता है। राजधानी आपको सारी याद होनी चाहिए दोस्तों, ऐसे नहीं एक भी राजधानी है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि राजधानी से क्वेश्चन बन ही जाता है, एक आध क्वेश्चन राजधानी है, इंपोर्टेड दिवस है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, आइजोल मिजोरम की, ये तो क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, अगर क्वेश्चन आ जाए राजधानी वगैरह से या फिर दिवस से क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने, विजय हजारे ट्रॉफी देखो, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताओ दोस्तों, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन, राइट आंसर क्या होगा इसका, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर बैडमिंटन, इसका राइट आंसर बता देता हूं मैं आपको, राइट आंसर होगा क्रिकेट। किससे संबंधित है, क्रिकेट, और हॉकी इससे एक ट्रॉफी संबंधित है, वो है मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी बार बार आता है, किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, और इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन आता है कि हॉकी के जादूगर किसको कहते हैं, क्या क्वेश्चन आता है, हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, हॉकी के जादूगर पूछ ले आपसे तो क्या करके आना है, मेजर ध्यानचंद करके आना आपको। ठीक है, बार बार पूछा जाता है हॉकी के जादूगर कौन है, हॉकी के जादूगर कौन है, तो आपको राइट आंसर करना है मेजर ध्यानचंद। ठीक है दोस्तों, और फुटबॉल से एक ट्रॉफी है, आपको पता होगा, संतोष ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट से तो हो गई विजय हजारे ट्रॉफी, और बैडमिंटन से एक थॉमस कप, वो भी संबंधित विजय इससे बैडमिंटन से। ठीक है, लिख लेना अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आंसर क्या होगा इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की जनसंख्या से तो क्वेश्चन आता है दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है ये, इसका राइट आंसर ऑप्शन देखो अपने, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी गोवा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है ये, इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। और अगर मान लो आपसे पूछ ले सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो करके आना आपको उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक में उत्तर प्रदेश करके आना है। ठीक है, शुरुआत पूछ सकता है आपसे, मैं आपसे लिखवा देता हूं, जनसंख्या की शुरुआत कब हुई थी भारत में, भारत में जनसंख्या की शुरुआत हुई थी 1872 में। ठीक है, किसके काल में, लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है। और अगर पूछ ले व्यवस्थित रूप से भारत में जनसंख्या शुरुआत कब हुई, व्यवस्थित रूप होता है 10 साल से 10 साल, प्रति 10 साल में जनसंख्या। ठीक है, वो 1881 में हुई थी शुरुआत, किसके काल में हुई थी, वो हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लिख लेना। अब देखो, वो आपसे अगर जनसंख्या पूछी उसने सबसे कम सर्वाधिक, तो आपसे साक्षरता पूछ सकता है, वो आपसे घनत्व पूछ सकता है, वो आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पूछ सकता है। मैं आपसे लिखवा देता हूँ, एक मिनट रुको, देखो वो आपसे साक्षरता पूछ सकता है, कॉपी में नोट डाउन कर लो भाई। ठीक है, साक्षरता में वो सर्वाधिक पूछ सकता है किस राज्य की है, वो आपसे न्यूनतम पूछ सकता है किस राज्य की है। ठीक है, वो आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक पूछ सकता है किस राज्य का है, न्यूनतम पूछ सकता है किस राज्य का है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा होगा बताओ, सर्वाधिक साक्षर राज्य होगा आपके केरल, केरल सर्वाधिक साक्षर राज्य है दोस्तों, ध्यान रखना। और न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा होगा बताओ, न्यूनतम होगा आंध्र प्रदेश, कौन सा होगा, न्यूनतम होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन आ सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा होगा बताओ, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आपनो राजस्थान
कौन सा दोस्तों? अपना राजस्थान बहुत बड़ा है, अपना राजस्थान क्षेत्र की दृष्टि सबसे बड़ा है। न्यूनतम पूछ ले, न्यूनतम गोवा। ठीक है दोस्तों, साक्षरता पूछ सकता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है वो आपसे? देखो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, घनत्व में भी वो सर्वाधिक पूछ सकता है किस राज्य का है, और न्यूनतम पूछ सकता है किस राज्य का है। देखो घनत्व क्या होता है? घनत्व वो होता है जैसे जगह कम होती है और लोग बहुत सारे आ जाए वहां पे। अब एक तो जगह बहुत सारी है, लोग बहुत सारे हो, तो वो घनत्व नहीं होता। जगह कम और लोग बहुत सारे, मतलब छोटी सी जगह हो और उसमें लोग बहुत सारे हो रहे हो, तो उसका घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक आपको पता ही है बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या अभी, का घनत्व सबसे ज्यादा तो नहीं है, मतलब जगह कम है सबसे ज्यादा, इसलिए घनत्व सर्वाधिक हो गया बिहार का। और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश का घनत्व सर्वाधिक कम है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, लोग बहुत ही कम रहते हैं वहाँ पे, इसलिए इसका घनत्व बहुत कम है। ठीक है, चलो बाकी सारा लिखवा दिया, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। और अभी लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या पूछ सकता है, वो भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक वगैरह का तो आएगा आएगा क्वेश्चन आपके, तैयारी करके जानी है बहुत बेहतर, बिना तैयारी कुछ भी नहीं है दोस्तों। पुस्तक पूछी, इंपॉर्टेंट पुस्तक, बहुत ही महत्वपूर्ण है बाणभट्ट की, बार बार आता है, कोई सारी पुस्तक इंपॉर्टेंट है लगभग ये। चलो ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन है देखो, अष्टाध्यायी, ऑप्शन बी हर्षचरितम, और ऑप्शन सी अकबरनामा, और या महाभारत, ऑप्शन डी महाभारत। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा हर्षचरितम। कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्षचरितम। अष्टाध्यायी ये महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, ये किसने लिखी थी? देखो बता देता हूं मैं आपको, ये लिखी थी पाणिनि ने, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखना। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये महाभारत, ये तो आप सबको पता ही है, किसने लिखी? वेद व्यास ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, सारी इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद करके ही जाना है, कॉपी में लॉक डाउन कर लेना, कहीं पे भी लिख लेना नोट्स बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, अकबर ने कौन से धर्म को चलाया था? देखो राइट आंसर क्या होगा इसका? कौन से धर्म को चलाया था बताओ? दीन इलाही, बुद्धिज्म, मुस्लिम या सूफी? ऑप्शन है दीन इलाही, ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी मुस्लिम, या ऑप्शन डी सूफी। दोस्तों बहुत तेज हीट मारता है ये बोर्ड, बहुत तेज, गर्मी होने लग गई बहुत तेज। और कोई ना, आप भी अग्निवीर हो, तैयारी तब तक नहीं करोगे जब तक, कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो करो तैयारी, मैं आपके साथ हूं। अकबर ने कौन से धर्म को चलाया था बताओ? दीन इलाही, बुद्धिज्म, मुस्लिम या सूफी? राइट आंसर होगा दीन इलाही, अकबर ने चलाया था दीन इलाही धर्म भारत में, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताओ कहाँ हुआ था प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? ऑप्शन देखो, मुंबई, कोलकाता, सूरत या दिल्ली? बताओ जल्दी बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताओ जल्दी बताओ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है तो दोस्तों, बहुत इजी। मुंबई में हुआ, कोलकाता में हुआ, सूरत में हुआ या फिर दिल्ली में हुआ? इसका राइट आंसर होगा मुंबई में। कहाँ हुआ था ये पूछ सकता है, कांग्रेस की स्थापना पूछ सकता है, या तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कहाँ हुआ था ये प्रथम अधिवेशन, स्थापना का वही स्थापना लिखा देता हूँ आपसे, वो मैं 1885 में। ठीक है, किसने की थी, किसके नेतृत्व में हुई थी? ए ओ हुम ने। ठीक है, और कहाँ हुई थी ये भी पूछ सकता है आपसे, कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी अपने मुंबई के अंदर एक विद्यालय है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, गोकुल दास
पूछ सकता है आपसे, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है दोस्तों, पूछ सकता है, जगह पूछ सकता है, बार बार आता है क्वेश्चन। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मोहिती, जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, स्थापना पूछ सकता है 1885 में एवं हमने की थी। और प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछ सकता है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसके, एक सबसे क्वेश्चन बनता है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखवा दिए हैं। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रथम महिला, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दो क्वेश्चन बनते हैं इसके, ध्यान रखना। प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की और प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कांग्रेस की। तो मैं आपको बता देता हूं, प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो कांग्रेस की, वो थी, यहाँ की नहीं थी, वो थी बाहर। कौन थी? एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। और अगर प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी वो बताओ, आप कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, कमेंट कर बताना कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, क्वेश्चन नंबर देखो, बंगाल का विभाजन किसने किया था? बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डफरिन? बंगाल का विभाजन किसने किया था? बताओ, आंसर बताओ इसका। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? डेट बताओ। देखो इसकी डेट होगी 1905 में। ठीक है, डेट ठीक है, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये डेट, 1905 में बंगाल का विभाजन। आपसे हो सकता है ये नहीं पूछे, डेट पूछ ले, तो लिखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो, ट्रायन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? किसने किसको पराजित किया? ट्रायन का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, 1192 में हुआ था ट्रायन का द्वितीय युद्ध। बताओ, ऑप्शन देखो, आप ध्यान से पढ़ा करो ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन आए पेपर में आराम से तसल्ली से पहले ऑप्शन पढ़ो। चार ऑप्शन पढ़ने चाहिए, ना कि पहला ऑप्शन देखते कर दो। चार ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद राइट आंसर दो अपना। देखो ऑप्शन देखो, पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को हराया, मोहम्मद गजनी ने पृथ्वीराज को हराया, या पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनी को हराया, या मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज को हराया। देखो ट्रायन के दो युद्ध हुए थे, पहला और दूसरा इंपोर्टेंट है ट्रायन का। एक तो 1192 में और एक हुआ था पहला युद्ध ट्रायन का। ट्रायन का जो पहला युद्ध है दोस्तों, ट्रायन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। ठीक है, 1191 ईस्वी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? देखो जो पहला और दूसरा युद्ध है ना, पृथ्वीराज और मोहम्मद घोरी, इन दोनों के बीच हुआ था, पहला भी और दूसरा भी। तो दूसरा भी, पहला जो युद्ध है ना वो तो जीता था पृथ्वीराज ने, और दूसरा जो युद्ध है ना वो जीता था मोहम्मद घोरी ने। तो मोहम्मद घोरी ने जीता, तो हारेगा कौन? पृथ्वीराज। मोहम्मद घोरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज को हराया था। मोहम्मद घोरी, महमूद गजनवी। ठीक है, पृथ्वीराज कौन सा है? ये पृथ्वीराज तृतीय है, ध्यान रखना, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। और जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी किस किस के बीच हुआ था? वो पृथ्वीराज और मोहम्मद घोरी के बीच हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के बीच। इसका राइट आंसर देखो ये रहा, पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को हराया था। मोहम्मद घोरी को हरा के और पृथ्वीराज ने छोड़ दिया था, बगस दिया था कि जा जी ले अपनी जिंदगी, पर इसको हल्के में ले लिया था। ये वापस एक साल तैयारी करके डबल तैयारी में आया और पृथ्वीराज को हरा दिया। ठीक है, तो प्रथम युद्ध है ना, ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, पहला युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, देखो सिखों के 10वें व अंतिम गुरु, सिखों के जितने भी गुरु सब याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। सारे तो नहीं, जो एक दो को छोड़ के जो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन थे सिखों के 10वें गुरु और अंतिम? 10वें वे अंतिम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु हरगोविंद? देखो गुरु नानक देव ये तो नहीं है, गुरु अर्जुन देव भी नहीं है, गुरु गोविंद सिंह या गुरु हरगोविंद? यहाँ इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे आप है ना फंस जाओगे अगर ढंग से आपने नहीं पढ़ाई की है तो। इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, सिखों के अंतिम गुरु, 10वें वे अंतिम गुरु, 10वें वे अंतिम।
ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना। कहाँ पे पड़ता है ये? अभी वर्तमान में बिहार में। बिहार की राजधानी भी कह सकते हो आप इसके। बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, देखो दांडी मार्च किसने किया था? बताओ, ऑप्शन देखो, दांडी मार्च किसने किया था? इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर ने? किसने किया था दांडी मार्च? बताओ, आंसर बताओ, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है तो। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? मार्च में, खत्म अप्रैल में। डेट है इसकी, इंपॉर्टेंट डेट है, मैं लिखवा देता हूं आपको। ये शुरू हुआ था 12 मार्च से 5 अप्रैल। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, डेट तो पूछ लेगा आपसे। और ये तो किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो, महात्मा गांधी ने, ठीक है। और कहां से कहां तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये शुरू हुआ था साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से कहां तक? दांडी तक, ठीक है। वहां पे जाके नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने, ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, नेट लेना इसको। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था और किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ध्यान से देखो। ऑप्शन है 1940, बी 42, सी 45 या 1953? क्या होगा इसका राइट आंसर? भारत छोड़ो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शायद याद ही होगा। 1942 में किसके नेतृत्व में? बापू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ध्यान रखना दोस्तों, 1942 महात्मा गांधी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध इंपोर्टेंट बांध है, राज्य पूछ सकता है आपसे, आपसे वो पूछ सकता, हो सकता है किस नदी पे वो पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन देखो, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार और जम्मू कश्मीर, कौन से राज्य में हीराकुंड बांध? इसका राइट आंसर बता देता हूं आपको, उड़ीसा में हीराकुंड बांध, ठीक है। उड़ीसा बोल दो या फिर उड़ीसा बोल दो, एक ही बात है। कौन सी नदी पे है? आपसे नदी पूछ ले, कौन सी नदी पे है? महानदी पे है। अब देखो हीराकुंड बांध है, इतना बड़ा बांध है, तो महानदी, इसकी नदी याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ ले आपसे हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है, तो महानदी पे, ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? क्या पूछ रहा है आपसे? जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है ना, कौन से राज्य में है? देखो ऑप्शन देखो अपने, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी राजस्थान? बताओ कौन से राज्य में हीराकुंड बांध, नहीं सॉरी, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? इसलिए वाला क्वेश्चन याद रह गया। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित, बताओ। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। तो केवलादेव बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है ये, कहाँ है? राजस्थान में, बहुत बड़ा है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लो, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति। अब ये क्वेश्चन है ना, ऑप्शन देखते बच्चे 100% गलत करके आएंगे, अगर जिसने ढंग से पढ़ाई नहीं की है वो गलत ही करके आएंगे। क्वेश्चन देखो, भारत में सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है ना, वो कौन होता है? जो सर्वोच्च सर्वोच्च सेनापति भारत का। अब ऑप्शन देखते बच्चे क्या करेंगे? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं होगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, अरे यार ये तो ये है आंसर, ये करके आ जाएंगे, क्योंकि सेना का पूछा है तो वो थल सेना अध्यक्ष कुछ भी करके आ सकता है, सेना का पूछा तो अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष, पर आपसे आंसर गलत होगा ये, ठीक है दोस्तों। आपको राइट आंसर दिखा देता हूं, एक मिनट रुको। देखो ये पूछ रहा है आपसे, सर्वोच्च सेनापति पूछ रहा है, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति होगा। अगर पूछ ले भारत का पहला नागरिक या पहला व्यक्ति कौन है, भारत का पहला नागरिक, भारत का पहला नागरिक पूछ ले आपसे, तो वो भी कौन होगा? वो हो गया राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होगा, ध्यान रखना। वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति, बताओ? वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है?
द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की है द्रौपदी मुर्मू, है ना। भारत में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति पूछ लो आपसे तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ये वर्तमान है, जो वर्तमान राष्ट्रपति है अपने द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, याद रखना, देख लो, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए दोस्तों, जितने क्वेश्चन हो सके। अभी एग्जाम टाइम है ना, अब एग्जाम टाइम बचा कम, थ्योरी पढ़ो कम, जितनी हो सके थ्योरी जीके में कम पढ़ो। जितने क्वेश्चन कर सको रोज डेली के, जितने क्वेश्चन निकाल सको अपने आंखों से, जितने क्वेश्चन निकाल सको एबीसीडी वाले, जितने एमसीक्यू क्वेश्चन निकालो। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने, संविधान सभा की प्रारूप समिति होती है ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा बनाई गई, निर्माण मतलब उसके प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? हर एक अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ऑप्शन देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, सचिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो राइट आंसर क्या होगा इसका, बताओ जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है पॉलिटिकल में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन देखो, दिल्ली, भोपाल, देहरादून या लखनऊ, बताओ। देखते क्वेश्चन आंसर आना चाहिए, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। दिल्ली, भोपाल, देहरादून या लखनऊ, बार बार आता है क्वेश्चन, तो रिपीट होता रहता है एग्जामों में बार बार। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, देहरादून। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, देहरादून। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में सर्वप्रथम रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? ये पूछ सकता है किसके शासनकाल में चलाई गई थी, ये पूछ सकता है भारत में सर्वप्रथम रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी, बताओ। और किसके शासनकाल में चलाई गई थी? डलहौजी के। एक मिनट रुको, किसके शासनकाल में चलाई गई थी? डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी भारत में पहली सर्वप्रथम रेल। शासनकाल किसके? डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। ठीक है, अब ऑप्शन देखो आप, मुंबई से थाने तक, कोलकाता से खड़गपुर तक, या फिर मुंबई से पुणे तक, या कोलकाता से हावड़ा तक। कहां से कहां तक चलाई गई थी भारत में जो पहली रेल है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई से थाने तक। राइट आंसर, मुंबई से थाने तक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लौह पुरुष भारत का, बताओ बताओ दोस्तों, शायद ये अपने सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों देखो, तैयारी बहुत ही ज्यादा करनी पड़ेगी, इतना कंपटीशन है कि अब नॉर्मल आप छोड़ो 2-3 घंटे पढ़ के या 4 घंटे पढ़ के मैं अपना सिलेक्शन ले लूँ तो वो तो होगा नहीं। तैयारी इतनी बेहतरीन करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन देखते आंसर आना चाहिए, तब तो आपका सिलेक्शन जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि देखो अब आप 4 साल 5 साल धीरे धीरे पढ़ाई करते रहते हो, थोड़ा पढ़ाई थोड़ा एंजॉय थोड़ा पढ़ाई, तो वो नहीं होगा। अपना पढ़ाई है ना, पढ़ाई शुरू कर दी है ना, सारा फोकस पढ़ाई पर रखो। सारी चीज़ें जिससे आपको डिस्टर्ब होता सारी चीज़ों को त्याग दो, बस पढ़ाई पे फोकस करो, पूरा फोकस पढ़ाई पे। और मान के चलो अगर आप 6 महीने में पढ़ाई पे फोकस कर लोगे ना, मात्र 6 महीने, अगर अपने किताबों को दे दोगे, पढ़ाई किताबों से मोहब्बत कर लोगे, पढ़ाई को दे दोगे, तो देख लो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी पूरी। लौह पुरुष, इसका शायद लास्ट क्वेश्चन है अपने, हाँ लास्ट ही है इसका क्वेश्चन। देखो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी, बताओ भारत का लौह पुरुष। ये तो आप सबको पता ही है, लास्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है, देख लो। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष, इनकी प्रतिमा बनाई गई थी। अभी सबसे बड़ी, भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा इनकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। यही पूछ सकता है आपसे, कहाँ है वो भी पूछ सकता है, कमेंट करना मेरे को, कहाँ पे है, कितनी ऊंचाई है, सब ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ओके दोस्तों, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन हो गया।
और कमेंट करना अगर आपको ऐसे अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो नेक्स्ट सीरीज में हम क्वेश्चन कैसे लेके आए और थोड़ी वीडियो बड़ी करेंगे और क्वेश्चन ज़्यादा लेके आएंगे और जो आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।